गुड मॉर्निंग। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से। कंपाउंड इंटरेस्ट, जब इंटरेस्ट दो टाइप के इंटरेस्ट के बारे में हमने पढ़ा था। पहला हमने देखा था सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा हमने देख रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इन दोनों में फर्क क्या होता है? अगर आप सिंपल इंटरेस्ट देते हो यानी हर साल आपका प्रिंसिपल सेम रहता है, 3 साल के लिए अपने सपोज करो 1000 रुपीज बोरो की है ना, बोरो है 1000 रुपीज, 1000 रुपये लेते हैं और 1 साल के बाद 10% इस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं। 1000 का कितना हो जाएगा 10%, तो 1100 रुपीज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ईयर फिर 10% दोगे तो 10% 1100 पर नहीं दोगे, आप 1000 रुपीज पर ही 10% दोगे। तो ये हो जाएगा 10% यानी 100 रुपीज, फिर से 8 कर दिया तो 1200 रुपीज फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए। तो ये सिंपल इंटरेस्ट है, यानी यहाँ पर जो इंटरेस्ट मिला है आपको, वो इंटरेस्ट कैसा मिला है? सिंपल इंटरेस्ट मिला है। क्यों? क्योंकि आपने इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया, यानी जो आपने अमाउंट बोरो किया था 1000 रुपये, इसी के ऊपर आपने पहले साल 100 रुपये दिए, अगले साल भी नेक्स्ट ईयर पे आपने 100 रुपीज दिए। तो आपने लास्ट एंड ऑफ दी 2 ईयर्स, 2 ईयर 2 साल के बाद आपने 1200 रुपीज उसको पे किए। ठीक है, तो ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? अगर आप इस साल 1000 रुपये दे रहे हो उसको, है ना, उस पर्सन को 10% पर एनम के हिसाब से, तो 10% इसमें जोड़ दो तो 1000 का 10% होता है 100 रुपये। 100 रुपये यानी नेक्स्ट ईयर आप उसको 1100 रुपीज दोगे। अच्छा, 2 साल के लिए देना है, तो अभी जो 10% इस पे लग रहा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, यानी जो आपने 100 रुपये इंटरेस्ट लिया है फर्स्ट ईयर, तो अभी एक्चुअल में कितना हो गया अमाउंट उसके पास? 1100 रुपीज। अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1000 रुपये भी नहीं लगेगा, 10% किस पे लगेगा? तो 1100 रुपीज पे लगेगा। तो 1100 का 10% कितना होता है? तो 110 होता है। तो 110 यानी 1100 में 110 को ऐड कर दो, 110 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? ये मिल जाएगा 1210। ठीक है, फॉर 2 ईयर, ये 2 साल के लिए मिलेगा 1210। यानी एक्चुअल में आपको 1200 रुपीज मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको कितना मिल रहा है? 1210 रुपीज मिल रहे हैं। यानी यहाँ पर डेफिनेटली आपको क्या मिल रहा है? ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट अगर आप दे रहे हो तो उसी को बोलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो समझ में आ गया होगा, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें। अच्छा, ये जो होता है इसको बोलते हैं अमाउंट, 1 साल के बाद जो पे कर रहे हो टोटल। तो अमाउंट क्या होता है, इसके बारे में कंफ्यूज मत होना। अमाउंट होता है प्रिंसिपल, यानी जो आपने अमाउंट बोरो किया होगा वो, प्लस उस पर इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट जो भी आप कोई टाइप का इंटरेस्ट देते हो, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट दे रहे हो तो अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट का आ जाएगा, और अगर प्रिंसिपल अमाउंट दे रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उस पर इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। यानी 2 साल के बाद अगर आपसे पेमेंट बोला और आपने बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट पर लिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट पर 1000 रुपये के आप 2 साल के बाद 1200 रुपीज पे करोगे। बट अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पर लिया है तो आप 1210 रुपीज पे करोगे। तो ये फर्क होता है, तो ये हो जाएगा अमाउंट। थोड़ा सा हमने सिंपल इंटरेस्ट में भी देखा था। तो आर क्या होता है? पी, प्रिंसिपल। जो भी अमाउंट होता है प्रिंसिपल, उसको पी से डिनोट कर देते हैं। जो भी आप बोरो करते हो या फिर लेंट आउट या उधार लेते हो, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। उसको जनरली हम पी से डिनोट करते हैं। दूसरा, अमाउंट को ए से डिनोट करें, कंपाउंड इंटरेस्ट को सी आई लिखते हैं। तो ये डिनोट करेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, आर जो होता है रेट पर एनम, रेट परसेंट, रेट परसेंट पर एनम। ठीक है, और एक और होता है टी, उसका भी यूज हम करते हैं, ये होता है टाइम के लिए। टाइम इस केस में हम ईयर में रखते हैं। ठीक है, यानी ईयर में कन्वर्ट करना भी हमने देखा था। वैसे अगर 5 साल के लिए देखा तो 5 रख दोगे, बट अगर लिखा है कि 2 years and 3 months, तो उस 3 मंथ को भी हमें ईयर में कन्वर्ट करना होगा। ओके, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यानी अगर मुझे
अमाउंट पता है तो अमाउंट इक्वल टू हो गया प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। और मुझे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर देखते हैं, अगर आपने पी प्रिंसिपल है, इतना अमाउंट बोरो किया है, तो एक साल के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा, तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस, अब देखोगे तो सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों एक साल के लिए तो सेम ही होता है, क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगने के लिए एक साल तो कंप्लीट होना पड़ेगा, यानी इस केस में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम ही होगा। तो पी आर टी डिवाइड बाई 100 एक साल के लिए, तो आर पी आर टी, टी की जगह पर 1 ईयर रख देंगे। यहाँ से मिलेगा पी 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100, यानी 1 ईयर के बाद आपका अमाउंट कितना हो गया होगा, 1 प्लस आर बाई 100 आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद इतना अमाउंट हो गया। या 2 साल की बात करें तो अब कितना अमाउंट हो जाएगा, ये A1 एक साल के बाद अमाउंट हो गया, 2 साल के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा, तो 2 साल के बाद जो अमाउंट होगा वो प्रिंसिपल, इस बार प्रिंसिपल किसको बोलेंगे, यानी प्रिंसिपल 2 साल के बाद आप कितना करोगे, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, प्रिंसिपल कितना हो गया, इस बार प्रिंसिपल, इस बार आप पी नहीं लोगे, एक साल के बाद आपका प्रिंसिपल ये हो जाएगा। क्यों, प्रिंसिपल का काम करेगा ये। अच्छा, ये प्रिंसिपल का काम क्यों कर रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, यानी इस बार आप अगर 1000 रुपये दे रहे हो तो एक साल के बाद जो 1100 हो गए तो उस 1100 का चार्ज लगेगा, यानी इस बार इस पर हम इंटरेस्ट लेंगे, पी पर इंटरेस्ट नहीं लेंगे, इस बार हम इस पर इंटरेस्ट लेंगे पूरा। तो इस बार प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, पी 1 प्लस आर बाई 100, ये प्रिंसिपल हो गया, प्लस सिर्फ इस पे भी इंटरेस्ट जोड़ लो, यानी प्रिंसिपल प्लस रेट प्लस टाइम, तो प्रिंसिपल हमारा कितना है इस बार, 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 प्रिंसिपल है, रेट टाइम इसके बाद एक साल के लिए बात ही कर रहे हैं, डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से पी 1 प्लस आर बाई 100 को कॉमन लिया तो इधर से बचेगा 1 और राइट हैंड साइड से आर बाई 100 बचेगा। तो कितना मिला हमें, पी 1 प्लस आर बाई 100 होल स्क्वायर, यानी 2 साल के बाद जो आप पे करोगे है ना, अगर एक साल में पे करना होता तो आप पी 1 प्लस आर बाई 100 पे करते, लेकिन अगर 2 साल के बाद अगर आप पे कर रहे हो, टू आफ्टर 2 ईयर्स, तो 2 साल के बाद आप कितना अमाउंट पे करोगे, पी 1 प्लस आर बाई 100 कितना अमाउंट पे करोगे। अगर 3 साल के लिए पे करना होता आफ्टर 3 ईयर, तो 2 साल में कितना प्रिंसिपल हो गया, इसको देख के इस पर इंटरेस्ट लगेगा, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल। तो पी 1 प्लस आर बाई 100 ये प्रिंसिपल हो गया, इसमें इंटरेस्ट जोड़ देते, इंटरेस्ट होता है पी 1 प्रिंसिपल इंटू रेट, प्रिंसिपल इंटू रेट डिवाइड बाई 100, यही होता है। अभी इसमें पी 1 प्लस आर बाई 100 को कॉमन किया, ये होल स्क्वायर को कॉमन कर लिया, यहाँ से मिलेगा आर बाई 100, ये कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा पी 1 प्लस आर बाई 100 होल क्यूब, कितना हो गया, पी 1 प्लस आर बाई 100 होल क्यूब, ये आपको मिलेगा 3 साल के बाद। अच्छा, एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे, यानी 3 साल के बाद अगर आप पेमेंट कर रहे हो, अपने पी अमाउंट्स लिया होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट पर लिया होगा, तो 3 साल के बाद पेमेंट कितना करोगे, पी 1 प्लस आर बाई 100 का होल क्यूब। अगर पी अमाउंट्स लिया लेकिन 2 साल के बाद पेमेंट करना है तो कितना करोगे, पी 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर, और एक साल के बाद पेमेंट करना है तो पी 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर 1, यानी अगर एन टाइम्स के बाद पेमेंट करते हैं तो पी 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर एन आ जाएगा। अगर एन टाइम्स के बाद पेमेंट कर रहे हो, 10 साल के बाद पेमेंट कर रहे हो, तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ऐसे जोड़ जोड़ के कितना हो जाएगा, टोटल आपको पे करना होगा पी 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर 10। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, किस टाइप का फॉर्मूला, कि अमाउंट आफ्टर टी एस, अलग से लिख लेते हैं, अमाउंट आफ्टर टी एस, टोटल अमाउंट आफ्टर टी एस
ठीक है, तो ये टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस R/100 होल पावर टी, ये आ जाएगा। ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया कि अगर 10 साल के बाद अमाउंट हमें निकालना है कि हमें कितना पे करना होगा R% पर एनम के हिसाब से, तो P1 प्लस R/100 होल पावर 10 आ जाएगा, है ना। ये TES में रखेंगे। अगर मुझे इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता तो P तो समझ में आ गया, P होता है प्रिंसिपल, इसको प्रिंसिपल भी बोलते हैं, सम भी बोलते हैं। प्रिंसिपल और सम बोरोड यानी जितना पैसा उधार लिया है। R हो गया रेट परसेंट पर एनम, ठीक है, और टाइम हो गया ईयर्स में। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो ऐसे सोच सकते हैं कि टोटल अमाउंट उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर दिया तो इतना हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। प्रिंसिपल यानी जो स्टार्टिंग में आपने पी लिया था तो पे किया था, तो टोटल अमाउंट उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर दिया तो इतना हमें अमाउंट पता चल जाएगा। कुछ और टाइप की भी चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने देखी कि जो आर होता है वो पर एनम होता है, रेट परसेंट पर एनम, और जो टी होता है टाइम, वो ईयर्स में रखते हैं। अच्छा, और भी चीज़ें अगर देखें हम, पहला, अगर ये जो है आपका इंटरेस्ट इज नॉट कंपाउंडेड ईयरली, है ना, नॉट कंपाउंडेड ईयरली, इंटरेस्ट जो है वो R% पर एनम नहीं दे रखा होगा। उस केस में अगर आपको दे दिया कि 5% पर 6 मंथ, 6 मंथ के हिसाब से दे रखा है, तब आप क्या करोगे, तब इसको हम ऐसे निकालते हैं, तो अमाउंट इक्वल टू मिलेगा प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस रेट बाय कुछ उसमें डिवाइड कर दिया, मान लो 6 ईयर पर एनम, 6 मंथ पर एनम के हिसाब से, 6 मंथ के हिसाब से दे रखा है, या क्वार्टरली दे रखा है, या ईयर जो दे रखा है मंथली दे रखा होगा, तो उसके हिसाब से उसको डिवाइड कर देंगे। तो एन यानी यहाँ पर जो टाइम होगा ईयरली नहीं हो गया ना, ये तो दो पार्ट में ब्रेक हो गया, 6 मंथ 6 मंथ, तो एन इंटू 100 डिवाइड बाई एन इंटू टी। अभी एन क्या है, 6 मंथ है, तो 6 मंथ है तो यहाँ पर 6 मंथ यानी 1/2, 1 ईयर्स को तो 1 लिखेंगे, लेकिन 6 मंथ है तो 6 मंथ को 1/2 लिख देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर दिया इसमें, तो यहाँ से ऐसे सोच सकते हैं। अच्छा, इस पे और भी चीज़ें फिर से समझा रहा हूँ। एन जो होता है ये इसको बोलते हैं नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पर ईयर, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पर ईयर। अच्छा, समझते हैं फिर से इस चीज़ को क्या बोलना चाह रहा है। अगर इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी 6 मंथ के लिए हमने इंटरेस्ट को कंपाउंडेड, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दे रखा है 6 मंथ के हिसाब से हाफ ईयरली, तो यहाँ पर अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस रेट, हाफ ईयरली है तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर ईयर्स में इसको कन्वर्ट करने के लिए 2 इंटू टी, हाफ ईयरली है तो 1/2, ऐसे हो जाएगा। दूसरा, अगर ऐसे सोचिए और भी, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली यानी हर 4 मंथ के हिसाब से दे रखा है ना। अगर 4 मंथ के हिसाब से दे रखा होगा तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर दिया, तो 1 प्लस आर डिवाइड बाई 4 से डिवाइड कर दिया इंटू 100, और 4 इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 4, तो 1/4 क्वार्टरली है ना, तो 4 से 4, नहीं इसको ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं।
इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड मंथली। मंथली मतलब हर पर मंथ के हिसाब से दिए रखा है। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट, कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, तो 8/100, 12 इंटू 100, ये हो जाएगा 12, और ये होता है 1/12, क्योंकि पर मंथ के हिसाब से बात की, यानी टाइम कितना दे रखा है 1/12, तो ऐसे हम सोच सकते हैं। अगर 3 मंथ के हिसाब से दे रखा होता तो 3 मंथ के हिसाब से कितना हो जाएगा, वैसे 3 मंथ के हिसाब से दे रखा है, ये R/4 एक कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो 3 मंथ के हिसाब से दे रखा है। 6 मंथ के हिसाब से दे रखा होगा तो टोटल ईयर का कितना होगा, हाफ हो जाएगा। मंथली के हिसाब से दे रखा होगा तो टोटल ईयर का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसे हम सोच सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये एक्चुअल में पर एनम है, और ये जो दे रखा है ईयर्स में दे रखा है, तो हम ट्राई करेंगे उसको कन्वर्ट करना है ईयर्स में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसे कुछ दे रखा, व्हेन रेट परसेंट इज नॉट इक्वल ईयर्स, व्हेन रेट परसेंट इज नॉट इक्वल, इज नॉट इक्वल every year, every year, and interest is compounded yearly, and interest is compounded yearly। क्या बोला है कि जो रेट परसेंट है वो हर साल अलग है, यानी पहले साल हमने रख दिया R1% 10% रखा, दूसरे साल 12% रखा, तीसरे साल 15% रख दिया, ऐसे रेट परसेंट हमने अलग रख दिया, पर एनम ही रखा है लेकिन हर साल के लिए अलग रखा। तो उस हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हम निकालेंगे अमाउंट, वही हो जाएगा प्री 1 + R1/100। मान लो T1 टाइम के लिए हमने ऐसे रखा, दूसरा 1 + R2/100, T2 टाइम के लिए आपने कुछ ऐसे रख दिया, 1 + R3/100, T3 टाइम के लिए आपने R3% के हिसाब से रखा। तो ऐसे हम सोच सकते हैं जितने भी टाइम के लिए रख दे रखा होगा। अगर टाइम सेम होगा तो हम ऐसे सोचेंगे, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि R1% T1 टाइम के लिए, R2% T2 टाइम के लिए, R3% पर एनम T3 टाइम के लिए, अलग अलग टाइम के लिए दे रखा है, तो ऐसे हम सोच सकते हैं इसको। तो R1 R2 R3 ये सब याद रखना है कि ये क्या है, रेट परसेंट पर एनम। तो ये जो R1 दे रखा है पहला, ये दे रखा है आपको रेट पर एनम, रेट पर एनम फॉर T1 ईयर, कितने ईयर्स के लिए, T1 ईयर। मान लो 3 साल के लिए हम ये R1% से ले रहे हैं, R1 मान लो 5% है, तो 3 साल के लिए हम 5% से ले रहे हैं। T2 की मान लो हमने 10 ईयर्स रहा, R2 की वैल्यू 7 रखती है, तो 10 साल के लिए हम 7% से लेंगे फिर। तो ऐसे समझ में आ रहा है। R3 इज 10%। एक और चीज़ होती है इसमें, अब जरूरी तो नहीं कि हर साल हम ईयर जो हमारा होगा सेम टाइप का होगा, यानी हर बार ईयर में ही रखो, 3 साल 5 साल 10 साल ऐसे थोड़ी देते हैं, जरूरी नहीं है। हमने कभी दे दिया 3.5 साल के लिए दे दिया, हमने कभी दे दिया 5 साल और 6 मंथ के लिए दे दिया, ऐसे दे दिया, तो तब क्या होगा, कैसे निकालेंगे। when interest when interest is compounded when interest is compounded yearly, but but time is in fraction। ठीक है, जो इंटरेस्ट है वो ईयरली दे रखा है कंपाउंडेशन, वो जो टाइम दे रखा है वो फ्रैक्शन में दे रखा है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना याद होना चाहिए ईयर में। तो एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, मान लो टाइम ऐसे दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है 5 होल 3/4 ईयर्स, ठीक है। 5 होल 3/4 का क्या मतलब होता है, 3/4, 3/4 यानी 9 मंथ, 9 मंथ है ना, इसका मतलब ऐसे लिखते हैं 5 ईयर्स
और 9 मंथ ना, 5 ईयर 9 मंथ, 9 मंथ को कन्वर्ट करके देखो आप ईयर्स में, तो 9/12 करोगे तो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। यानी हमने अगर टाइम आपको ऐसे दे रखा है कि आपका जो आपने जो भी अमाउंट दिए रखा है वो कितने टाइम के लिए है, तो 5 साल 9 मंथ के लिए, 5 ईयर 9 मंथ के लिए, तो उस केस में आप कैसे निकालोगे अमाउंट? अमाउंट हम निकालेंगे प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस रेट। रेट कितना है इसका, तो ये हो जाएगा R% डिवाइड बाय 100, कितने साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए। फिर दूसरा दे रखा है 1 प्लस R। अब जो रेट दे रखा है, अभी मैंने बताया था कि रेट को डिवाइड बाय 100 मान लो है ना, ऐसे कुछ। ये जो दे रखा है टाइम, अब टाइम आपको दे रखा है 3/4 ईयर, मतलब 5 को अलग कर लिया और 3/4 को अलग कर लिया, तो 3/4 आ गया। तो 3/4 को हमें कन्वर्ट करने के लिए 3/4 ईयर है, हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी 4/3 से डिवाइड कर देंगे। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था ना कि अगर आपका रेट दे रखा है कंपाउंडेड पर ईयरली नहीं होता है, मान लो कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है, तो आप 2 से डिवाइड कर देते हैं या 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ईयर्स को 1/2 नहीं लिखेंगे, ईयर्स को 2 ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ से ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इसको देख लेंगे, ऐसे मिल जाएगा, ये यहाँ से मिल जाएगा P1 प्लस R/100, और ये कितना मिलेगा, 1/5, और ये मिलेगा 1 प्लस 3/4 R डिवाइड बाय 100 और होल पावर 1, ईयर में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से सोच सकते हैं, मतलब जो रेट पर एनम दे रखा है उस रेट पर एनम को ही उस नंबर से डिवाइड कर दिया, तो ये ईयरली उस टाइप से हम सोच सकते हैं कि ये ईयरली में कन्वर्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, between compound interest and simple interest। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस हमें देखना है ना, तो अगर आप देखोगे फॉर 1 ईयर्स कोई डिफरेंस ही नहीं मिलेगा, क्योंकि एक साल के लिए तो दोनों में डिफरेंस कितना मिल जाएगा, 0, क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं। तो फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए अगर हम बात करें, तो एक साल के बाद तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगना चाहिए, एक साल के बाद लगेगा। एक साल के लिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, इनका डिफरेंस कितना मिलेगा, 0 ही मिल जाएगा। फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए अगर हम बात करें तब कैसे मिलेगा, तो पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और सिंपल इंटरेस्ट का भी सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, तो ये होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होता है, P1 प्लस R/100 होल स्क्वायर माइनस P, ऐसे मिल जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अमाउंट होता है इसका, सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट तो हमें निकालना आता ही है, P कितना है, 2 साल डिवाइड बाय 100, ऐसे सोच सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, इसमें से इसको माइनस किया तो P को कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 1 प्लस R/100 इसका होल स्क्वायर -1, ये कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा, सिंपल इंटरेस्ट लिख दो PR/2 डिवाइड बाय 100। इसको सोल्व करते हैं, स्क्वायर फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी -1 -2PR डिवाइड बाय 100। तो ये P से इधर मल्टीप्लाई, ये 1 और -1 कैंसिल आउट हो गया, P से इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2PR माइनस का 2PR ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से कितना मिलेगा, P इंटू R/100 इसका होल स्क्वायर, ये मिलेगा। तो 2 साल के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस मिलता है वो कितना मिलता है, PR/100 का होल स्क्वायर, ये मिलता है 2 साल के लिए।
इसी टाइप से हम 3 साल के लिए सोचेंगे, है ना, 3 साल के लिए भी निकाल देते हैं, तो याद भी रख लेंगे इसको। तो फॉर 3 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए अगर हम देखें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस, इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, तो वैसे भी सोच लेते हैं। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है इसका, 1+r/100 होल पावर 3 -1, ऐसे कुछ लिखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए हो जाएगा P/R/T/100। फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे तो a+b के होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, तो यहाँ से मिल जाएगा P/R/100 होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ R/100 होल स्क्वायर। ऐसे हम निकाल सकते हैं। ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, है ना। तो 2 साल वाला भी याद रख लेते हैं क्योंकि दो इम्पोर्टेंट है। फॉर 2 ईयर्स वाला भी एक साथ लिख लेते हैं और इसको याद कर लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था ये, तो ये आता P/R/100 होल स्क्वायर, तो ये आ जाता है 2 साल के लिए और ये 3 ईयर के लिए प्रॉब्लम। अच्छा, इसको ऐसे कुछ थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने 1,000 रुपये लिए, तो 1 साल के बाद आप कितना पे करोगे, 10% पर एनम के हिसाब से आप पे करोगे 1100 रुपीज़, क्योंकि 10 100 रुपये ऐड हो जाएंगे उसमें। अब इस पर भी 10% लगा देते हैं सिंपल इंटरेस्ट, तो ये हो जाएगा 1200 रुपीज़। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो 10%, तो कितना मिलेगा ये 10%, यानी 100 रुपये ऐड करते हो इसमें, तो 1100। अब 1100 का 10%, 1100 का 10% होता है 110, तो 110 इसमें ऐड किया, 110 इसमें ऐड करोगे तो 1210 आ जाएगा। ठीक है, और भी अगर 3 साल के लिए भी देखना हो तो इसमें ये हो जाएगा, 3 साल के लिए अगर आपको देखना है तो 1300 रुपीज़, और अगर इसको 3 साल के लिए देखना है तो इसमें अब इसका 10% लेना होगा, इसका 10% होगा 121 रुपीज़, 121 रुपीज़ इसमें ऐड करोगे तो 121 ऐड कर दोगे, 1210 इसमें 121 ऐड कर दिया, तो ये मिल जाएगा 1331। ठीक है, तो अगर इनमें डिफरेंस देखोगे तो पहले साल तो कोई डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा है। फर्स्ट ईयर जो था वो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों ही 100 रुपये आए थे। लेकिन अगर सेकंड ईयर की बात करते हैं तो सेकंड ईयर में जो कंपाउंड इंटरेस्ट था और सिंपल इंटरेस्ट था उसमें कितने का डिफरेंस आ गया, 10 का डिफरेंस, 10 रुपीज़ का डिफरेंस आ गया। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, अगर 2 साल के लिए निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा के 10 रुपीज़ आना चाहिए। तो ये हमने क्या लिखा, 1000, रेट कितना है 10% डिवाइड बाई 100, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 1000 डिवाइड बाई 1/100, इससे कैंसिल आउट करोगे तो ये 10 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके अगर 3 साल के लिए ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो भी आ जाएगा, या फिर ऐसे सोचोगे तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है 331 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। तो इस फॉर्मूले से निकाल के देखोगे तब भी आपको 331 रुपीज़ का ही डिफरेंस मिलेगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आई थिंक समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। Annual installment to pay the debt, डेप्ट मतलब बोरोड अमाउंट है ना। ठीक है, मतलब आपने मान लो 1,000 रुपये दे रखे और बोला कि 3 साल में इसी को पे करना है, आपको 1,000 रुपये को पे करना है, और 1,000 रुपये को 3 साल में कुछ इंटरेस्ट के हिसाब से पे कर रहे हो, तो वैसे तो ज़्यादा पे कर रहे हो, मतलब 1,000 रुपये ही हमें पे करना है, 1,000 रुपये, 1000 रुपीज़। तो 1000 रुपीज़ को कैसे पे कर सकते हैं, पहले साल कुछ दे दिए, 3 साल में देना, मान लो पहले साल 300 रुपये दे दिए, दूसरे साल 330 रुपीज़ दे दिए, और तीसरे साल 360 रुपीज़ दे दिए।
है ना, सॉरी 370 रुपीज़ दे दिए तो पे हो जाएंगे 1000 रुपये। अगर 1000 रुपये हैं, ऐसे सोचो 1000 रुपये हैं, इसको पे करना है तो पहले साल 300 रुपीज़ दे दिए, दूसरे साल 330 रुपीज़ दे दिए, और तीसरे साल 370 रुपीज़ दे दिए, तो ये पे हो जाएंगे, है ना। 1000 रुपये, मान लो 1000 रुपये को ही हमें देना है, लेकिन कुछ इंटरेस्ट के साथ। तो कुछ इक्वल इंस्टॉलमेंट हम रख लेते हैं कि हम इतना पे करेंगे, उस पर कुछ इंटरेस्ट दे रहे हैं, अलग चीज़ है। तो यहाँ से पहले साल जो इंस्टॉलमेंट होगी, मान लो हमने इक्वल इंस्टॉलमेंट रखी है, लेट बोरोड अमाउंट, बोरोड अमाउंट रुपीज, कुछ भी लिख दो, लिख दिया रुपीज बी, और रेट परसेंट पर एनम, है ना। हमारा जो रेट परसेंट है वो कितना दे रखा है, मान लो 8 दे रखा है। एनुअल अमाउंट ऑफ इच इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ इच इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ इच इंस्टॉलमेंट, ये मान लो रुपीज ए, यानी हर साल हम ए रुपीज की इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। कितने टाइम में पे करना है हमको, टाइम टी ईयर्स, टी ईयर्स में हमें पे करना है। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि ये बी अमाउंट है ना, इस बी को हमें पे करना है। तो पहले साल कुछ पे किए होंगे, दूसरे साल पे किए, तीसरे साल पे किए, चौथे साल पे किए, तो इंटरेस्ट के साथ पे कर रहे हो आप, तो डेफिनेटली ये ज़्यादा है। मतलब अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है तो ये ज़्यादा है एक्चुअली। तो पहले साल इसमें इंटरेस्ट भी जुड़ गया होगा, दूसरे साल इसमें इंटरेस्ट के साथ दिया होगा, इसमें कुछ अमाउंट दिया होगा, उसमें कुछ इंटरेस्ट भी ऐड कर दिया होगा, इसमें भी कुछ इंटरेस्ट ऐड कर दिया होगा। जो बोरोड मनी होगी, बोरोड मनी, है ना, उसको हम कैसे पे कर सकते हैं, यानी प्रेजेंट वर्थ कितनी है आज, इसमें उसने इंटरेस्ट भी ऐड है, यानी जो इंस्टॉलमेंट दे रखी है उसके साथ साथ ये ए इंस्टॉलमेंट आप दे रहे हो, इसमें क्या है, इंटरेस्ट भी जो ऐड हो गया। तो हम जो बोरोड मनी है उसको कैसे पे कर सकते हैं, ए डिवाइड बाई 1 + r/100, इंटरेस्ट को हमने डिवाइड कर दिया पहले साल, दूसरे साल ए डिवाइड बाई 1 + r/100, इसका होल स्क्वायर, ए डिवाइड बाई 1 + r/100, इसका होल क्यूब, और ऐसे हमने लास्ट तक गए तो ए डिवाइड बाई 1 + r/100, ये होल पावर टी। यानी जो इंटरेस्ट हम ऐड करते हैं, इंटरेस्ट क्या होता है, यानी एक्चुअल में जो अमाउंट आप पे करते हो, अमाउंट होता कितना है, ए 1 + r/100 अमाउंट पे करते हो, तो उस अमाउंट को उस इंटरेस्ट से डिवाइड कर दो, है ना। अमाउंट को उस पूरे से डिवाइड कर दोगे तो आपको प्रिंसिपल पता चल जाएगा कि कितना आप पे कर रहे हो। जैसे ये होता है ना, पहले साल के लिए अगर ऐसे देखें तो अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल 1 + r/100, पहले ईयर का इतना पे करते हो, इससे डिवाइड कर दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने पहले साल का जो प्रिंसिपल था वो कितना था एक्चुअल में। नहीं भी समझ में आया तो ये फॉर्मूला याद रखो कि आपने मान लो कितना भी अमाउंट लिया होगा उसको हमें एन इंस्टॉलमेंट में पे करना है। कितने इंस्टॉलमेंट, एन इंस्टॉलमेंट में पे करना है टी ईयर्स में। तो हर एक साल जो इंस्टॉलमेंट जा रही है हमारी सेम जा रही है, तो ये हो जाएगा इस टाइप से, हम उसको पे कर सकते हैं, ए डिवाइड बाई 1 + r/100, ए डिवाइड बाई 1 + r/100 का होल स्क्वायर, r/100 का होल क्यूब, इस टाइप से। तो इस केस में जो बोरोड मनी होगी और ये जो चीज आएगी ये सब कुछ सेम होगा। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं तो थोड़ा कुछ चीजें समझ में आ जाएगी। ये फॉर्मूला थोड़ा देख लेना एक बार, यानी जो भी टोटल बोरोड मनी होगी, जो आप पैसा ले रहे होगा उसे इंस्टॉलमेंट में आप में पे कर रहे हो, ए इंस्टॉलमेंट जा रही है आपकी हर साल। तो ये बोरोड मनी जो होगी ये किसके इक्वल होगी, ए डिवाइड बाई 1 + r/100, ए डिवाइड बाई 1 + r/100। अच्छा एक क्वेश्चन से देखते हैं, क्वेश्चन दे रखा है व्हाट एनुअल पेमेंट, व्हाट एनुअल पेमेंट
what annual payment will discharge a debt of rupees 50,440 rupees due in 3 years, due in 3 years at 5% per annum, at 5% per annum, compounded annually. ठीक है, क्या बोला है यहाँ से कि ये जो अपने टिप लिया है, ये जो अपने पैसे लिए हैं 50,440 रुपीज़, ये 3 साल में अपने पे किए हैं 5% पर एनम के हिसाब से कंपाउंडेड। तो कैसे हम एनुअली जो इंस्टॉलमेंट होगी वो कितना हम रखें, ठीक है, क्योंकि इस पे कुछ इंटरेस्ट वगैरह भी दोगे ना, तो एनुअली इंस्टॉलमेंट हम कितना रखें कि ये पे हो जाए। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, तो मान लेते हैं इच एनुअल इंस्टॉलमेंट, इच एनुअल इंस्टॉलमेंट इज रुपीज ए सपोज कर लिया। तो हमने फॉर्मूला देखा था बोरोड मनी वाला, है ना, क्या फॉर्मूला था हमारा, बोरोड मनी इक्वल टू कितना होता है, ए डिवाइड बाय 1 + r/100, ए डिवाइड बाय 1 + r/100 होल स्क्वायर, ए डिवाइड बाय 1 + r/100। और ये इस टाइप से टी टाइम्स के लिए पे करते हैं, तो ए डिवाइड बाय 1 + r/100 होल पावर टी। तो ये बोरोड मनी कितनी है हमारी, तो ये बोरोड मनी हो जाएगी 50,440 रुपीज़ इंस्टॉलमेंट ए। अब ये डिवाइड बाय 1 + r/100, इसको कॉमन ले लेते हैं ए को, तो ये हो जाएगा, इसको थोड़ा सोल्व करें तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 1 + r, और ये भी हो जाएगा 100 डिवाइड बाय, ये भी 100 आ जाएगा, ये हो जाएगा 100 प्लस आर, और इस टोटल का स्क्वायर दिखाई देगा आपको, और ये भी हो जाएगा 100 प्लस आर होल पावर हो जाएगी टी। सोल्व करते हैं, और तो यहाँ से दे रखा है 50,440 रुपीज़, ये हो जाएगा ए, कितने परसेंट है, तो ए देखते हैं, तो 100 + r 3 साल के लिए ना, ए 100 कितना है 8%, 5% है, तो 100 + 5, तो 100 + 5 हो गया 105, ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 105 इसका स्क्वायर 2 साल, और ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 105 3 साल के लिए। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो 100 डिवाइड बाय इसको कैंसिल आउट किया तो 5 2 ज़ा 10, और ये हो जाएगा 21, तो ये भी 20 डिवाइड बाय 21 मिलेगा, और ये भी मिलेगा 20 डिवाइड बाय 21। ओके, इसको सोल्व करते हैं, 50440 ये मिलेगा ए। अब ये 20 डिवाइड बाय 21 को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से मिलेगा 1, ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 21, और ये मिल जाएगा 20 डिवाइड बाय 21। ओके, तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 50,400 इक्वल टू ए इंटू, इसको सोल्व किया तो ए इंटू 20 डिवाइड बाय 21, और ये इसको सोल्व कर लोगे तो वो 1261 डिवाइड बाय 441 ऐसे मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके इसको निकाल के देखेंगे तो ए का वैल्यू हो जाएगा 18,522 रुपीज़, यानी कितना इंस्टॉलमेंट बनेगा पर ईयर, 18,522 रुपीज़ का इंस्टॉलमेंट हम दे सकते हैं ना, एनुअल पेमेंट।
इतना अगर आप पेमेंट करोगे तो आपको इंटरेस्ट के साथ जो 5% इंटरेस्ट के साथ ये पूरा जो अमाउंट होगा ये आप पे कर सकते हो। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा इतना कुछ, है ना। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, थैंक यू।